तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंसुलेशन यानी कि सूर्यातप के विषय में। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है क्योंकि इससे अभी आपके जो भी जितने भी टॉपिक होंगे क्लाइमेटोलॉजी में, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। क्योंकि जब आप इंसुलेशन को समझेंगे तब आप टेम्परेचर समझ पाएंगे, उसके बाद में आप प्रेशर समझ पाएंगे, और इन तीनों को कवर करने के बाद ही आप विंड के मूवमेंट्स को समझ सकते हैं। और एक बार जब आपने विंड के मूवमेंट को समझ लिया, ह्यूमिडिटी को उसके बाद समझ लेंगे, तभी आप क्लियर समझ सकते हैं कि जो रेनफॉल होता है, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, भारत में किस तरीके से अरेबियन ब्रांच जो है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है, वो किस तरीके से वर्षा करती है, इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो अभी से जो भी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं एक टॉपिक तो अपने आप में खत्म हो जाएगा, लेकिन वो दूसरे के लिए एक बेस बना के जाएगा, एक कनेक्टिविटी बना के जाएगा। इसलिए इसको एक कनेक्टिविटी बनाते हुए, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए जरूर से करिएगा। स्क्रीन पे आपको दिखता ही रहता है, समझते समय अपनी नोट्स बना सकते हैं अपनी रफ लैंग्वेज में। बाद में आप रिकॉर्डिंग देखते समय भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो वो सब कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि इंसुलेशन यानी कि सूर्यातप होती क्या चीज है, होता क्या है। तो देखिए, पृथ्वी पर अगर हम अर्थ पर सोर्सेस ऑफ एनर्जी देखें तो हमको मेनली तीन सोर्स ऑफ एनर्जी देखने को मिलते हैं। एक हमारा है जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एनर्जी, और थर्ड है हमारा सोलर एनर्जी, जो कि सूर्य से आता है। घरों के ऊपर में सोलर पैनल निकलने लगे हैं। गुरुग्राम में हमारा एक हेडक्वार्टर भी एक तरीके से बन के रखा है, जिसको हमने जो हमारा क्लाइमेट समिट हुआ था उसमें मोदी जी की पहल रही थी, ठीक है। तो ये तीन हमारे मेन सोर्सेस किसके हैं, एनर्जी के। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा जैसे अर्थ के कोर में हमारा जो भी एनर्जी वगैरह होती है, हॉट वाटर्स वगैरह होते हैं, जब वो जब हम एनर्जी प्राप्त करते हैं तो वो हमारा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एनर्जी आती है, और सोलर की। अगर हम बात करें कि कितनी परसेंटेज वाइज एनर्जी मिलती है इन तीनों सोर्सेस में, तो जियोथर्मल और ग्रेविटेशनल की अगर हम बात करें तो इनसे सिर्फ अप्रॉक्सीमेट 1% ही ऊर्जा का ये सोर्स है। बाकी जो ऊर्जा का सोर्स है, हमारा एनर्जी का सोर्स है, लगभग 99% अर्थ को जो एनर्जी मिल रही है वो कहां से मिल रही है, सूर्य के द्वारा सौर ऊर्जा यानी कि सोलर ऊर्जा के माध्यम से मिलती है, ठीक है। तो सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, सौर ऊर्जा जो आ रही है, वो हमको मिल रही है अर्थ में, लगभग 99% हम उसी को यूज कर रहे हैं। सौर ऊर्जा जो निकलती है सन से, ये सन से जो ऊर्जा निकल रही है, सन से जो एनर्जी निकलती है, वो वेव्स के फॉर्म में निकलती है, वो वेव्स के फॉर्म में निकलती है, ठीक है। और मान लीजिए ये सन है आपका, और ये आपका अर्थ है। सन से जो ऊर्जा, जो एनर्जी निकली और जो अर्थ तक पहुंची, सन से जो एनर्जी निकल कर अर्थ तक पहुंची, वही हमारी कही जाती है इंसुलेशन यानी कि सूर्यातप। सूर्य से निकली हुई ऊर्जा जो पृथ्वी तक पहुंच पा रही है, जो पृथ्वी तक पहुंचती है, वही सौर ऊर्जा, वही सौर विकिरण या सौर ऊर्जा कही जाती है इंसुलेशन यानी कि सूर्यातप। सन से निकलने वाले वेव्स से, यानी कि सन से जो ऊर्जा निकल रही है वेव्स के फॉर्म में निकल रही है, इसमें जो ऊर्जा अर्थ तक पहुंच जा रही, जो वेव अर्थ तक पहुंच जा रही है, वही कहलाती है सौरिक ऊर्जा यानी कि इंसोलेशन, सूर्यातप इसी को कहते हैं, ठीक है। जैसे अर्थ का एक अपना कोर होता है, वैसे ही सन अगर है ये, तो सन का भी अपना एक कोर यानी कि क्रोड होता है, ठीक है। इस कोर में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रियाएं होती रहती हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन यहां पर होता रहता है इस तरीके से। तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रियाएं होती हैं, इनके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इनके परिणाम स्वरूप यहां से नाभिकीय संलयन जो होता है, यहां से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। मटेरियल भले ही इंग्लिश में लिखा हो, लेकिन जो चीज़ें समझानी है वहां पर मैं हिंदी इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ, तो आप इंग्लिश हिंदी के चक्करों में मत फंसिएगा, आप क्लियर समझ सकते हैं, ठीक है।
एनर्जी जो रिलीज हो रही है और जो पीडीएफ अपडेट आपको मिलेगा वो इंग्लिश के लिए अलग मिल जाएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, ये आप मान के चलिएगा। आपको पीडीएफ इंग्लिश में अलग से प्रोवाइड हो जाएगी पीडीएफ सेक्शन में, स्टडी मटेरियल सेक्शन में। ठीक है, तो कोर में क्या हो रहा है, कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हुआ, हीलियम का निर्माण हुआ और उसके साथ में जैसे निकल गया क्या, एनर्जी निकली। अब ये एनर्जी अर्थ के इस सन के इस कोर से आगे बढ़ती है और सन के इस सरफेस तक पहुंचती है। ठीक है, सरफेस तक पहुंचती है और सन का ये जो सरफेस है, सन का जो ये सरफेस है, इसको नाम दिया जाता है फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल। एक तरीके से सूर्य का सतह जो होता है फोटोस्फीयर यानी कि सूर्य का की ये सरफेस होती है, सूर्य की सतह होती है, फोटोस्फीयर इसको बोलते हैं। जो भी एनर्जी कोर से निकली, एनर्जी कोर से निकलने के बाद कोर की जो एनर्जी है वो कहां पर पहुंचती है, इस फोटोस्फीयर यानी कि सरफेस ऑफ सन पर पहुंचती है। और किस फॉर्म में पहुंचती है, ये फोटॉन के फॉर्म में पहुंचती है। किस फॉर्म में, फोटॉन। फोटॉन क्या होते हैं, बंडल ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी होते हैं, बंडल ऑफ एनर्जी है और फोटॉन की तरफ से पहुंचे। तो कोर से निकलकर ये अब क्या आ गया, सरफेस पे आ गया। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, जैसे अर्थ के ऊपर में क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल होता है, वैसे ही सन के सरफेस के ऊपर में भी क्या होता है, सन का एटमॉस्फेयर होता है, सन का एटमॉस्फेयर होता है। सन के एटमॉस्फेयर को एक नाम देते हैं क्या, क्रोमोस्फियर, क्रोमोस्फियर, सूर्य का वायुमंडल। क्रोमोस्फियर क्या है, सूर्य का वायुमंडल। ये जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं ये कई बार आपके एग्जाम में सेपरेटली भी पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, इस क्रोमोस्फियर में क्या होता है, सूर्य के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस वगैरह रहती हैं। इसी तरीके से जो इस मान लीजिए ये इसका क्या है, क्रोमोस्फियर है यानी कि सन का वायुमंडल है। इसका जो सबसे आउटर पोर्शन होता है, जो इसका सबसे आउटर लेयर होता है, उसको नाम दिया जाता है कोरोना। अब जो कोरोना चल रहा है उस वाले कोरोना से मत समझ लीजिएगा, ये सन का कोरोना एक तरीके से है। ठीक है, और जब हमारा कभी सूर्य ग्रहण होता है तो ये पोर्शन हमको दिखाई देता है। जब सूर्य ग्रहण वगैरह होता है कभी, तो ये पोर्शन हमको दिखाई देता है। कोर से एनर्जी निकली, कहां पर पहुंची, प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर में पहुंची, फिर वहां से क्रोमोस्फीयर में पहुंचती है। ठीक है, ये प्रोसेस है कि किस तरीके से जो सन की एनर्जी है धीरे धीरे अर्थ की तरफ आती है, उसी के प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा कोर में जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसका रेट जो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट बना रहता है। रेट कांस्टेंट होता है, वेरी नहीं कर रहा होता है। और इस न्यूक्लियर फ्यूजन की जो दर है वो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, तो जो एनर्जी निकल रही है वो भी क्या होगी, कांस्टेंट फॉर्म में निकल रही होगी, उसमें भी वेरिएशन नहीं होता रहता है। ठीक है, लेकिन जब ये अर्थ पर पहुंचती है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर में क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, गैसेस हैं, तो ये क्या होती हैं, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करती हैं, एनर्जी को रिफ्लेक्ट भी करती हैं। बहुत सारी फैक्टर्स वहां पर देखेंगे अभी थोड़ी देर में ही हम लोग, तो वहां पर तो आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन जब सन के अर्थ कोर से निकलकर उसके सरफेस तक में पहुंचता है, फोटोस्फीयर तक पहुंचता है, क्रोमोस्फीयर तक में पहुंचता है, तब तक ये बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और ये जब कांस्टेंट ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, तो उसको सौरविक स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, सोलर कांस्टेंट एक तरीके से कहा जाता है, जिसके बारे में लैंजिले ने बताया था। किसने बताया था, लैंजिले ने बताया था। इन्होंने कहा कि अर्थ का, पूरे अर्थ के अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को ले लें, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अर्थ के एरिया को ले लें, तो इस 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर के एरिया में पर मिनट यानी कि 1 मिनट में 2 ग्राम कैलोरी ऊर्जा पहुंचती है। ठीक है, 2 ग्राम कैलोरी ऊर्जा एनर्जी पर मिनट में पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऊर्जा पर
पहुंचती है। यही हमारा एक तरीके से सोलर कांस्टेंट, सौर्य कांस्टेंट होता है। और इसकी वैल्यू बदलती रहती है। जिस रेट से सन की एनर्जी हमारे अर्थ तक पहुंचती है, वही हमारा सौर्य स्थिरांक होता है। वही हमारा सौर्य स्थिरांक होता है। इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं कि अर्थ के पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में पर मिनट जितनी एनर्जी पहुंच रही है, जितनी सोलर एनर्जी पहुंच रही है, वही हमारा सोलर कांस्टेंट या फिर सौर्य स्थिरांक होता है। और इसकी वैल्यू सामान्यतः 2 ग्राम कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। जिसको बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? साइंटिस्ट ये थे लैंजिले। ठीक है, ये लैंजिले थे। कभी कभी क्या होता है कि वहां से जो फोटॉन निकलते हैं बहुत तेजी से एक वेव की तरह से, मतलब एकदम से करंट रूप में निकल जाते हैं। तो ये बहुत तेजी से जब ये फोटॉन चलने लगते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? सौर पवन का नाम देते हैं, सोलर विंड का नाम देते हैं। ठीक है, सौर पवन, सोलर विंड का नाम देते हैं जब ये फोटॉन बहुत तेजी से एकदम करंट फॉर्म में चलने लगते हैं। कभी कभार ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं। तो अभी आपसे सौर्य स्थिरांक कोई पूछे तो आप बता सकते हैं क्या? कि अर्थ के पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर मिनट में जो सोलर एनर्जी पहुंच रही होती है। कभी कभी जो सन का क्रोमोस्फियर है, यानी कि सन का जो वायुमंडल है, उसमें क्या होता है? गैसेस में विस्फोट होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? एक तरीके से बर्स्ट होने से, एक्सप्लोशन होने से क्या होता है? ज्वालाएं निकलती हैं। एक्सप्लोशन होगा तो वह ज्वाला निकलेगी। इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको सौर ज्वाला कहा जाता है। सौर ज्वाला कहा जाता है। अब थोड़ा सा एक और देखिए, यहां पर वेन का जो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है क्या कहता है? सन से जो एनर्जी निकल रही है वो किस फॉर्म में निकल रही है? वेव के फॉर्म में निकल रही है। मतलब इसका कुछ वेवलेंथ होगा, इस रेडिएशन का कुछ वेवलेंथ होगा। और जब ये रेडिएशन के वेवलेंथ की बात की जाती है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द एमिटिंग बॉडी। मतलब अगर ये सोर्स है, यहां से वेवलेंथ निकल रही है, रेडिएशन निकल रहा है, तो इस रेडिएशन का जो वेवलेंथ होगा इस सोर्स के टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सोर्स के टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर सन से निकल रहा है रेडिएशन, सन से रेडिएशन निकल रहा है, तो इसका जो वेवलेंथ होगा सन से निकलने वाली रेडिएशन का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, किसके? सन के, क्योंकि सन से निकल रहा है। जिस जगह से, जिस प्लेस से, सोर्स से निकल रही है रेडिएशन, उस जगह के टेम्परेचर के इनवर्सल प्रोपोर्शनल में होता है रेडिएशन का वेवलेंथ। तो अगर हाई टेम्परेचर सोर्स है तो वेवलेंथ क्या होगी? शॉर्ट होगी। अगर लो टेम्परेचर है तो उस समय जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? अधिक होगी, लॉन्ग होगी। ठीक है, तो इसीलिए जब हाई टेम्परेचर से वेवलेंथ आती है, रेडिएशन आती है, तो उसको शॉर्ट वेव बोलते हैं। और जब लो टेम्परेचर से वेव निकलती है तो उसको लॉन्ग वेव, पार्थिव विकिरण, दीर्घ तरंग कहते हैं। तो सन का टेम्परेचर तो आप जानते ही हैं अधिक होता है। सन का टेम्परेचर तो बहुत ही अधिक होता है। तो सन से कौन सी वेव्स निकलेंगी? लॉन्ग में निकलेंगी या शॉर्ट निकलेंगी? जाहिर सी बात है, लॉन्ग तो निकल नहीं सकती, टेम्परेचर अधिक है। सन से क्या निकलती हैं? शॉर्ट वेव्स निकलती हैं। तो सन से जो टेम्परेचर निकल रहा होता है वो शॉर्ट वेव्स निकलती हैं। ठीक है, इंसोलेशन यानी कि सूर्यातप या फोटान के रूप में पृथ्वी के सतह पर पहुंचता है। ठीक है, और फोटान जो आते हैं, ये फोटान जो अर्थ तक आ रहे हैं, तीन तरीके से आ सकते हैं। तीन वेवलेंथ में आते हैं, तीन वेवलेंथ में आते हैं, तीन तरंग दैर्ध्यों में आते हैं। लो, मीडियम एंड हाई। लो, मीडियम एंड हाई। लघु तरंग, मध्यम और दीर्घ, इन तीन में आती हैं। अगर आप शॉर्ट वेवलेंथ की बात करते हैं तो शॉर्ट वेवलेंथ में कौन कौन हो जाती है? आपकी गामा रेज हो जाएंगी, आपकी एक्स रेज हो जाती हैं, और आपकी
यूवी रेज हो जाती हैं। ये तीनों आपकी किस में आ जाती हैं? शॉर्ट वेव लेंथ में। ठीक है, इसी तरीके से मीडियम वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ में भी आएंगी। मीडियम में कौन सी आती हैं? जिसे आपकी आंखें देख सकती हैं, यानी कि विबग्योर। ठीक है, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, और आपका आर से क्या हो जाएगा? रेड हो गया, आर से रेड ही हो गया। ठीक है, और इंडिगो इसमें नहीं लिखा हुआ, एक इंडिगो भी आ जाएगा। तो ये क्या होती है? मिडिल वेवलेंथ की होती हैं। इसको कंबाइंड में हम क्या कहते हैं? फोटॉन को कंबाइंड में बंडल ऑफ एनर्जी कहते हैं, ये तो हमने पढ़ ही लिया। लॉन्ग वेवलेंथ में कौन सी आती है? इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स। इसको क्या आपकी आंखें देख सकती हैं? नहीं। जिसमें से रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे कम एवं ब्लू कलर का स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है। कई वनडे एग्जाम्स में ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि रेड का सबसे कम होता है और ब्लू का स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है। इसी कारण में हमको जो स्काई है, आकाश है, किस तरीके का दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर का स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो मिडिल वेवलेंथ वाली जो होती है उनको हम देख लेते हैं। अब ये हमारा सूर्य है, हमारा अर्थ है। इसकी पोजीशन अर्थ की जैसे रिवॉल्व कर रहा है, तो पोजीशन हर समय बदलता रहेगा। एक समय ऐसा आता है जब ये बिल्कुल पास में रहता है, आफ्टरनून की पोजीशन होती है जब, बिल्कुल, तो सूर्य उस समय सबसे पास में रहेगा। और सबसे पास में अगर जिस समय है सूर्य अर्थ के, उस समय टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। मॉर्निंग में सबसे दूर में रहता है, इसलिए टेम्परेचर उतना अधिक नहीं रहता है हमारे अर्थ पर अगर हम कंपेयर करें। इवनिंग में भी ऐसा रहता है कि दूर रहता है, सबसे दूर इवनिंग के टाइम में हो जाता है, इसलिए उस समय भी ठंडा हो जाता है थोड़ा सा मौसम। शॉर्ट वेवलेंथ के कारण ब्लू कलर मॉर्निंग एंड इवनिंग में पृथ्वी तक नहीं पहुंचती, जबकि रेड वेवलेंथ अधिक होता है, जिस कारण यह पृथ्वी तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि शाम को और सुबह के टाइम पे हमको जो सन दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है यहां तक पहुंच जा रही है, लेकिन ब्लू का वेवलेंथ उतना नहीं होता है, और सन उस समय पोजीशन दूर हो चुकी होती है, इसलिए ये हमको ब्लू कलर का नहीं दिखाई देता है, और या फिर कहें रेड कलर का सन दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा बहुत सा समझते हैं एक एक करके। थोड़ा सा स्क्रीन आने में टाइम लग रहा है। फोटान से जो एनर्जी आ रही है उसको क्या बोलते हैं? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, एक फोटान से आने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? सोलर स्पेक्ट्रम, सौर स्पेक्ट्रम कहलाती है। फोटान क्या है? ऊर्जा का बंडल है, बंडल ऑफ एनर्जी है, एक तरीके से ऊर्जा का वाहक होता है। इंसोलेशन क्या होता है? शॉर्ट वेवलेंथ का होता है। शॉर्ट वेवलेंथ क्या होगा? क्योंकि सन से आ रहा है। सन का टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। सन का टेम्परेचर हाई होता है। एक्स और गामा रेज जो होती हैं 0.005 से 0.1 माइक्रोन तक, यूवी रेज 0.2 से 0.4 माइक्रोन तक होती हैं। शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, जो आपकी देख सकती हैं आंखें 0.4 से 0.7 माइक्रोन तक की देख सकती है, उसके ऊपर में 0.7 से 30 माइक्रोन आप हो गई इंफ्रारेड, और उसके ऊपर 30 से 3000 हीट रेज हो गई, उसके ऊपर में आपकी रेडियो वेव्स हो गई। ठीक है, तो आपको यहां से ये देखने को मिलता है, ये भी आप नहीं देख सकते हैं, ये भी आप नहीं देख सकते हैं। ठीक, चलिए, ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको बढ़िया से एक तरीके से एक शॉर्ट नोट भी बनाते हुए चलिएगा। स्काई क्यों दिखता है? जैसा कि हमने कहा कि सूर्य से आने वाली जो ब्लू कलर है उसका स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है। अगर स्कैटरिंग की जैसे हम बात करते हैं, तो जब ये आता है तो यहाँ पर गैसेस वगैरह होती हैं। ये गैसेस वगैरह क्या होती हैं? इस तरीके की जो लाइट एक तरीके से आ रही है, उसको ये पहले तो एब्जॉर्ब कर देती हैं, उसको बाद क्या करती हैं? ये इसको री इमिट कर देती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। यही क्या होता है? स्कैटरिंग होता है। और ये स्कैटरिंग ब्लू कलर में सबसे अधिक होता है। इस कारण से इस कारण से क्या होता है? हमको जो आकाश का कलर होता है वो नीला दिखाई देता है। स्काई होता कहाँ पे है? सूर्य कुमार यादव कह लीजिए कहाँ तक है? तो जहां तक वाटर वेपर है, जहां पर डस्ट पार्टिकल्स हैं, वहां तक के जगह को हम क्या कहते हैं? आकाश कहते हैं। उसके ऊपर में आपका कह दीजिए कहीं स्पेस वगैरह है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य
रेड कलर का दिखाई जाता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है जबकि अन्य मंद पड़ जाती हैं। ठीक है। सूर्य दोपहर के समय 90 डिग्री का कोण बनाता है और सभी रंग आपस में मिल जाते हैं, इसलिए कलर क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है जिस समय ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। सबसे ऊपर वायुमंडल में 80 से 400 किलोमीटर आयन मंडल में एक्स रेस एंड गामा रेस होती हैं। ठीक है। जो अब अर्थ के तरफ से अगर हम देखें, जो हमने पढ़ा था कल, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हमने कल पढ़ा था, उसमें सबसे ऊपर जब हमको आयन मंडल मिलता है, आयनोस्फीयर मिलता है। ठीक है। उस आयनोस्फीयर में हमको एक्स रेस एंड गामा रेस देखने को मिलती हैं। फिर हमने स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल भी एक पढ़ा था, जहां पर क्या था, गुड ओजोन था, जहां पर ओजोन लेयर पाई जाती है। ये ओजोन लेयर क्या कर रही थी, जो यूवी रेज आ रही थी उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। आयनोस्फीयर एक्स रेज और गामा रेज को एब्जॉर्ब कर लिया, और ओजोन लेयर जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में आ रही है वो किसको एब्जॉर्ब कर रही है, यूवी रेज पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद बचते बचाते जो सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी की तरफ पहुंच जाती है वही हमारी इंसोलेशन यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन कही जाती है। ठीक है। अब जब ये ऊर्जा यहां तक पहुंच रही है, जब ये ऊर्जा पहुंच रही है तो उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन आते रहते हैं। कैसे आते हैं उसको आइए देखते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। ये हमने कर ही लिया। सूर्य तप के पृथ्वी तक आने के एक कांस्टेंट रेट होता है जिसे सौर्य स्थिरांक सोलर कांस्टेंट कहा जाता है। इसे सोलारी मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। प्रति वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्र में जितनी ऊर्जा आती है 2 कैलोरी इसकी वो होती है। वर्ष भर सूर्य व पृथ्वी समान दूरी पर नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या होता है, चेंज होता रहता है। ये चेंज होता रहता है। जनवरी में जब क्या होता है, सूर्य सबसे पास में आ जाता है, उस समय क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जून के समय सूर्य सबसे दूर होता है तो उस समय वैल्यू इसकी घट जाती है। ठीक है। तो ये सारी बातें तो आपको पता ही हैं, ये सब चीज़ें वैसे आपको उतनी दिक्कत करेंगी नहीं। ठीक है। क्योंकि जनवरी में 3 जनवरी के आसपास आपको पता ही है कि 3 जनवरी के आसपास में जो सन होता है वो अर्थ के बिल्कुल पास में होता है, सबसे पास में उसी दिन होता है। तो उस समय ज़्यादा हीट पहुंच रही होगी, यहाँ पर ज़्यादा हीट पहुंचेगी। इसका मतलब क्या है, उस समय जो सोलर कांस्टेंट है सबसे अधिक होता है, उसमें 2.01 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है। जून में जिसको अपसौर की काम नाम दिया जाता है, उस समय इसकी वैल्यू सबसे कम हो जाती है क्योंकि सूर्य इस समय पृथ्वी से सबसे दूर होता है और इस समय सन नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है। और इसीलिए भारत इस समय, आप जून में देखिए हमारे यहाँ सबसे अधिक गर्मी इसीलिए पड़ती है मई जून में, क्योंकि इस समय सन क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है, और इंडिया भी कहाँ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही है। ठीक है। जब सूर्य तब वायुमंडल में आता है तो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प धूलकण गैस से प्रभावित होता है। पहली लाइन जब हम स्टार्ट किए थे तो वहां पे इस बात को हमने कहा था। उसके बाद 12 किलोमीटर पर हमको कहाँ मिलते हैं, बादल। अर्थ के सरफेस से 12 किलोमीटर तक की हाइट पर हमको क्लाउड्स मिलते हैं। कल हमने बात की थी कि सारी जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो कहाँ हो रही थी, ट्रोपोस्फियर में ही हो रही थी, क्षोभ मंडल में हो रही थी। तो अर्थ के सबसे पास की लेयर वो है, तो वहां पर इतनी मौसमी घटनाएं हो रही हैं, वहां पर गैसेस की डेंसिटी भी अधिक है, वाटर वेपर की डेंसिटी भी अधिक है, तो उनसे सूर्यातप प्रभावित होता है। और उनसे प्रभावित होते हुए किसी तरह से ये अर्थ तक पहुंचता है। और जब ये अर्थ तक पहुंचता है तब डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर कुछ न कुछ प्रोसेस हुए रहते हैं, जिसको हम देखते हैं कि किस तरीके से ये यहां तक में पहुंचता है। नेक्स्ट स्लाइड पेज पे हम देख लेते हैं। थोड़ा सा नया पेज आने में आज टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों, काफी देर से लैपटॉप चल रहा था, हो सकता है इस वजह से हो रहा हो। देखिए, सबसे ऊपर 12 किलोमीटर पर क्लाउड्स मिलते हैं। जहां पर क्लाउड्स मिल रहे हैं उसमें क्या होगा, वाटर वेपर होगा, वाटर वेपर होगा। वाटर वेपर्स का टेम्परेचर रिलेटिवली क्या होगा, इसमें हिमकण होते हैं एक तरीके से, ऊपर में हिमकण होते हैं। हिमकण में क्या होते हैं, टेम्परेचर अधिक हो जाता है, टेम्परेचर अधिक होता है। और इन हिमकणों की एक खास बात और होती है, ये जो हिमकण होते हैं, ये जो
सन की रेस आ रही हैं, जो सोलर रेडिएशन आ रहा है, इसके सर्टेन पोर्शन को वापस भेज देती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं, ठीक है, इनको परावर्तित कर देती हैं। और उसके सर्टेन भाग को परावर्तित करने के बाद कुछ भाग को फिर से अर्थ की तरफ आने देती हैं। इधर से ये आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लाउड्स के हिमकण मिले, ये कुछ पोर्शन को इसको वहां पर भेज दिए। अगर ए आ रहा था तो बी को वापस कर देते हैं और सी को यहाँ आने देते हैं, ठीक है। जब सी नीचे आएगा तो हिमकण से उसके टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो चुका होता है, ड्रॉप हो चुका है होता है, ठीक है। नीचे आने पर उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो चुका होता है, जहां पर उसको कौन और मिल जाता है, वाटर वेपर मिल जाते हैं। वाटर वेपर का भी टेम्परेचर कम होता है, तो इसके इम्पैक्ट में आने से क्या होता है, फिर से टेम्परेचर थोड़ा सा और घट जाता है, ठीक है। ये फिर से थोड़ा सा टेम्परेचर और घट जाता है, क्यों, क्योंकि वाटर वेपर का टेम्परेचर कम है और जो रेडिएशन आ रहा है उसका टेम्परेचर अधिक है, तो यानी कि अधिक से कम में एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा, हीट का ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो जाएगा और वाटर वेपर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उसके बाद चल रहा है, चलते चलते वाटर वेपर से छुटकारा मिला, यहां पर डस्ट पार्टिकल भी हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में हमने कहा था ना, डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, वाटर वेपर भी होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल मिल गए इसको। अब डस्ट पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करने लगते हैं, या फिर कहें तो इन डस्ट पार्टिकल से ये टकराने लगता है। इधर से जा रहा था, जाते जाते इससे टकरा गया, इसके पार्टिकल से, बोला कहाँ जा रहे हो, इधर से नहीं जाना, इधर से जाओ। तो ऐसे ही क्या होता है, इनमें एक तरीके से ये प्रकीर्णित होने लगते हैं इन धूल कणों से। अगर आप बात करेंगे अर्थ के सरफेस में, तो नीचे में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो थोड़े से बड़े साइज में जो नीचे होते हैं वो थोड़े से बड़े साइज में रहते हैं, और ऊपर में आप आते हैं तो थोड़े से छोटे साइज में रहते हैं। तो ऊपर में उतना इम्पैक्ट नहीं आता है, ठीक है, लेकिन नीचे में अधिक तरीके से इम्पैक्ट आने लगता है। तो ऊपर में तो जो होता है उसको स्कैटरिंग एक तरीके से बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको होता है, यहाँ पर आपके पार्टिकल्स गैसेस वाले भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर भी उनसे हैं। तो इनसे क्या होता है, डस्ट पार्टिकल चाहे गैसेस से स्कैटरिंग होती है, और यहाँ पर बहुत तेजी से फैलाव होता है, डिफ्यूजन होने लगता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जब सनरेज आ रही थी 12 किलोमीटर तक में पहुंच गई, तो वहां पर हिमकणों ने इसको क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया, परावर्तित कर दिया। फिर और आए तो यहाँ पर वाटर वेपर मिल गए, वाटर वेपर ने इसकी कुछ हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। वहां से निकले तो छोटे पार्टिकल गैसेस के और डस्ट पार्टिकल्स के मिल गए, उन्होंने स्कैटरिंग कर दी। वहां से बचते बचाते आगे निकले तो बड़े पार्टिकल्स मिल गए, उन्होंने डिफ्यूजन कर दिया। उसके बाद में यहां से फाइनली ये अर्थ पर पहुंचते हैं, ठीक है, फाइनली ये अर्थ पर पहुंचते हैं। जब ये अर्थ पर पहुंचते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि पूरा जितना आया सब अर्थ ने ले लिया। अर्थ पर भी क्या होता है, पूरा का पूरा नहीं लिया जाता है, कुछ न कुछ वापस कर दिया जाता है, कुछ न कुछ वापस कर दिया जाता है। अब इस अर्थ पर आपको कहीं ओशियंस मिल रहे हैं, कहीं पर आपको फॉरेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है, कहीं आपको रॉक्स मिल रहे हैं। तो सबका अपना अपना एक अलग कैपेसिटी होती है इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, और कितना वापस करता है, ठीक है। जब ये पृथ्वी पर पहुंचता है तो कुछ पौधे पौधे तो इसको प्रकाश संश्लेषण के लिए एब्जॉर्ब ही कर लेते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बर्फ तक अगर पहुंचता है तो बर्फ भी इसको एब्जॉर्ब करता है, लेकिन कुछ पोर्शन वापस कर देता है। चट्टानों तक पहुंचता है तो चट्टानें भी कुछ पोर्शन इसका एब्जॉर्ब कर लेती हैं, कुछ वापस कर देती हैं। वाटर तक पहुंचता है तो उसको कुछ एब्जॉर्ब करता है और कुछ वापस कर देता है। तो इसी तरीके से सोलर रेडिएशन का, इंसोलेशन का पूरा एक तरीके से सूर्य तक जो पहुंचता है वो पूरा प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। आया और वापस हुआ। अगर हिम पर पड़ता है, बर्फ पर पड़ता है, तो जो ऊर्जा आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, उसका लगभग 40 से 80% क्या होता है, वापस चला जाता है। 40 से 80% वापस चला जाता है। जो यहां पर अर्थ तक पहुंचा, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर कुछ, यहाँ अर्थ के सरफेस में कुछ, या जो भी हो, वाटर है, बर्फ है, आइस है, जो भी हो, ये सन से इंसुलेशन सूर्य तप आ रहा है, और ए आ रहा था, ए आ रहा था। यहाँ पर अर्थ बी बन के बैठा था। बी ने अर्थ से कहा, भाई तुम चाहे जितना आए हो, लेकिन मेरा पेट तो जितना हम खा सकता है हम उतना ही खाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खा सकते। तो ए
बी जो था ए के इस सी पार्ट को खा लिया, जितना खा सकता था उतना खा लिया, और मान लीजिए सी इसका बच गया तो सी को वापस भेज दिया। सी को वापस भेज दिया, ऐसा नहीं कि इसने लिया और वापस किया, रिफ्लेक्ट किया, ऐसा नहीं है। जो आया उसी को वापस कर दिया, बोला कि इससे ज्यादा हम नहीं ले पाएंगे, तुम वापस चले जाओ। तो जितना ये आया था उसका सर्टेन पोर्शन जितना ले सकता था लिया, उसके बाद बाकी को वापस कर दिया। तो जिस फॉर्म में ये आया था उसी फॉर्म में ये वापस हो गया, यानी कि ए जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में सी भी रहेगा, सी भी उसी फॉर्म में रहेगा। ए अगर शॉर्ट वेव था यानी कि सूर्य से आ रहा था, तो सी क्या हो जाएगा, लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा? ये भी शॉर्ट होगा, क्योंकि अर्थ ने इसको लिया नहीं है। अर्थ ने इसको लिया नहीं, ये सूर्य से निकला हुआ अभी भी है सर, अर्थ ने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, परावर्तित कर दिया, इसको लिया नहीं है। तो ये सी भी शॉर्ट वेव होता है। और ये जो सी है इसको एक नाम दिया जाता है अल्बेडो का। क्या कहा जाता है? अल्बेडो। अल्बेडो क्या है? अल्बेडो भी शॉर्ट वेवलेंथ है। इसको कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि लॉन्ग है क्योंकि अर्थ से आ रहा है, लेकिन अर्थ ने इसको लिया ही नहीं, जो आया उसी को वापस कर दिया। जैसे मान लीजिए एक कोई पर्सन है, उनको भूख लगी है, सामने उनके 100 रसगुल्ले रख दिए गए, 100 रसगुल्ले रख दिए गए। इन्होंने खाना शुरू कर दिया, एक रसगुल्ला, दो रसगुल्ला, तीन रसगुल्ला, करते करते 50 रसगुल्ले खा गए। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। 51वां रसगुल्ला जैसे ही खाने के लिए मुंह में रखा, तुरंत बाहर निकल गया, पेट अलाउ नहीं किया, तो जैसे का तैसा ही वो वापस चला गया। तो वैसा ही यहां पर भी है, अर्थ का पेट भर गया है, अब वो और नहीं ले सकता, उस ऊर्जा को, एनर्जी को वो वापस कर दे रहा है। और यही जो वापस एनर्जी है ये क्या होती है? अल्बेडो होती है। ठीक है। जब रॉक्स में एनर्जी पहुंचती है तो ये रिलेटिवली ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। इनका जो अल्बेडो होता है ये 15 to 20% ही होता है। ठीक है। सबसे ज्यादा कौन एब्जॉर्ब करता है? सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है हमारा वाटर। वाटर सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए देखिए ये जो जल होते हैं वो अधिक गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेशन का 97% लगभग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉरेस्ट कहीं पर डेंस होते हैं, कहीं पर उतने डेंस नहीं होते हैं, तो रिलेटिवली इनका 7 से 11% का एल्बेडो होता है, यानी कि लगभग 90% से 93% तक ये एब्जॉर्ब करते हैं। अल्बेडो क्या है? सूर्यातप की वह मात्रा जो किसी भी सतह द्वारा बिना अवशोषित हुए उसी रूप में वापस कर दी जाती है, यानी कि शॉर्ट वेव लेंथ के रूप में ही वापस कर दी जाती है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि अल्बेडो क्या है, लॉन्ग वेव है या शॉर्ट वेव है। शॉर्ट वेव है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर यानी कि सूर्य से निकल कर आ रही थी। दिन में चट्टान व जल द्वारा यह ऊर्जा अवशोषित हो जाती है, जबकि रात में यह परावर्तित होती है। जैसे अब इसको समझिएगा, थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस है। यहां पर आपको थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए, अब हम रात की बात कर रहे हैं। दिन में ये सन का रेडिएशन आया था, सूर्यातप आया था, इसको एब्जॉर्ब कर लिया इन लोगों ने। अर्थ पर चाहे वाटर हो चाहे रॉक हो, इन्होंने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया है। एब्जॉर्ब करने के बाद रात में जब होता है, रात में जब सोने के लिए जाते हैं, तो ये क्या करने लगते हैं, जी जो एब्जॉर्ब किया था उसी को छोड़ने लगते हैं, वापस करने लगते हैं। ठीक है, कि अब हमारा दिन बीत गया है, अब हमको आराम करना है, अब हमको ज्यादा ऊर्जा ऊर्जा की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये ऊर्जा कहां से निकल रही है? अर्थ से निकल रही है कि सन से निकल रही है? जाहिर सी बात है अर्थ से निकल रही है, वाटर से, रॉक जहां भी एब्जॉर्ब हुआ तो वहां से निकल रही है। सन से अब ये नहीं निकल रही है। अर्थ पे सन, रॉक जो होंगे, जो रॉक होगा, जो वाटर होगा, उसका टेम्परेचर अधिक है या कम है? तो इसका टेम्परेचर कम होता है। अगर कम से निकल रहा है एनर्जी तो ये लॉन्ग वेव होगा या शॉर्ट वेव होगा? ये शॉर्ट वेव होता है। ठीक है, ये शॉर्ट वेव होता है। तो इस तरीके से रात के समय में ये ऊर्जा बाहर निकलती है। एक
टेम्परेचर की बात भी आप सुनते हैं तो छोटा सा एक लाइन ही है, यहीं पे सुन लीजिए, वैसे डिटेल तो हम बाद में करेंगे। ये जो रात के समय में जो ये एनर्जी निकली है, रात के समय में जो ये एनर्जी निकली है वो क्या होती है, जो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स हैं और जो आपके गैसेस हैं वो क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इनके अंदर एक तरीके से थर्मल एनर्जी आ जाती है, थर्मल एनर्जी आ जाती है। और यही जो थर्मल एनर्जी होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर होती है, टेम्परेचर होती है। कई बार एक क्वेश्चन जैसे कि क्या क्या फैक्टर हैं जो इंसोलेशन यानी सूर्यातप को प्रभावित कर सकते हैं, इंपैक्ट कर सकते हैं। तो एक तो अपसौर और उपसौर ही, कि सूर्य कितनी डिस्टेंस पर है, सन कितनी डिस्टेंस पर अर्थ से है, ठीक है, किस एंगल पर आ रहा है, अगर सीधे आ रहा है तो ज्यादा इंपैक्ट करेगा, तिरछे आ रहा है तो कम इंपैक्ट करेगा, ठीक, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो ये सारी चीजें। और उसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल हैं, गैसेस के पार्टिकल हैं, वो कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, इन सब चीजों पर ये फैक्टर पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा इंसुलेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसको फिर से एक बार रिवाइज करिएगा, हो सकता है आपको लग रहा हो जल्दी है, लेकिन ठीक है, उसको आप एक बार फिर से देखिएगा और अपनी एक नोट्स बनाइएगा। चलिए आज यहीं पे रोकते हैं, कल हम फिर से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को शुरू करेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन तो आप मैसेज कर सकते हैं फिर, या फिर यहाँ पर भी क्वेरी में पूछ सकते हैं।